सुबह सुबह की गर्मा गर्म ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, वो ब्रोकरेज रिपोर्ट जो इस समय हेडलाइंस बना रही हैं, बातचीत हो रही है उसके बारे में और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी लीक से हटकर। वैसी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की। और किरण, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इन द मीनवाइल जरा सेंसेक्स का चार्ट देखें। सेंसेक्स भी लाइफ हाइज पर ही घूम रहा है और सेंसेक्स का चार्ट आप एक बार देख के रखें, क्योंकि ये जो बातचीत है सेंसेक्स के ऊपर है। सौमित हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में बैठे हुए हैं। सौमित, मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहा है? 80,000 का सेंसेक्स पॉसिबल है? क्या बात है? 80,000 का जो टारगेट है वो एक्चुअली बुल केस टारगेट प्राइस है, जिसका सिर्फ 30% प्रोबेबिलिटी उनके हिसाब से। बट अगर बेस केस में अगर हम देखें तो करीब 68,500 का टारगेट है, जो कि 10% अपसाइड इंप्लाई करता है करंट लेवल से। बट वो ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो आउट परफॉर्मेंस अब हो चुकी है पूरे 2022 में दिखा है, प्लस रिलेटिवली वैल्यूएशंस अगर हम देखेंगे इंडिया की तो वो भी काफी एक्सपेंसिव है। और इन दो बातों को मद्देनजर रखते हुए वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के जो रिलेटिव गेन्स होंगे वो थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे 2023 में ग्लोबली अगर हम कंपेयर करें तो। बट फिर भी उनका जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो फिर भी पॉजिटिव है, क्योंकि प्रॉफिट साइकिल में अप ट्रेंडिंग देखने को मिल रहा है और ग्लोबली भी काफ़ी ज़्यादा मैक्रो रिस्क है। और इन्हीं कारणों के कारण वो इंडिया पे अभी भी बुलिश है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अब वो 2023 के अर्निंग्स में एक स्ट्रॉन्ग अपटिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्जिन इंप्रूव होंगे, क्योंकि कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ रहा है और कमोडिटी प्राइसेस भी बनाए रहे हैं 2023 में, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने सेंसेक्स का जो EPS टारगेट है वो करीब 5% से और 7% से बढ़ा दिया है FY23 के लिए और FY24 के लिए। और ये अपग्रेड के बाद उनकी जो BSE के जो सेंसेक्स के जो EPS है वो करीब 10% हायर है कंसेंसस एस्टिमेट्स के सामने। अब RBI को लेके वो ये कह रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं RBI जो करंट रेट साइकिल की हाइक चल रही है वो करीब 6.5 पे एग्जिट करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी 60 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आगे चलते अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो वो फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर और डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल, ये चार ही सेक्टर पे सिर्फ ओवरवेट है और बाकी सारे सेक्टर्स पे उनका अंडरवेट रेटिंग है अभी के टाइम पे। ओके, लेकिन देखिए एक बाजार का लेवल होता है, तब भी 70,000 की बात तो अभी यहाँ से हो ही रही है। बुल केस की बात हो रही है 80,000 की। लेकिन जो आपने इस रिपोर्ट के इंटरनल्स दिखाए ना कि मार्जिन इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, इसके अंदर फाइनेंशियल के ज़्यादा अर्निंग कंट्रीब्यूशन की गुंजाइश है, वो तो साफ नजर आ रही है। हमारे साथ विनोद मोदी भी शेर खान से जुड़ रहे हैं। क्यों ना किरण के पास जाने से पहले एक बार विनोद से इन मैटर्स के ऊपर भी राय ले लेते हैं। विनोद, ये बात तो है कि जिस हिसाब से क्रूड ऑयल वापस से पलट गया है, $80-81 पे आ गया है, इससे इंडिया इंक के मार्जिन को काफ़ी कुशन मिलेगा। वैसे भी दिसंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स मार्जिन इंप्रूव होने वाले ही थे और अब जो है क्रूड भी गिर गया है, तो ये बात इसी डायरेक्शन में जाती हुई नजर आती है। विनोद, मुझे लगता है कि ये जो सितंबर क्वार्टर का अर्निंग्स था वो मार्जिन, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, वो बॉटम आउट हो गया है। इसका आपको सबसे पहला रीजन ये है कि सितंबर क्वार्टर में हम देखते आ रहे हैं कि सितंबर ऑनवर्ड ही इनपुट कॉस्ट प्राइसेस में जो डिक्लाइन जो दिखाई दी, एट द सेम टाइम जो सप्लाई कॉस्ट प्रेशर था, सप्लाई इश्यूज थे, वो भी ईज आउट हो चुका है। अभी क्रूड प्राइसेस ऑलमोस्ट 80-82 का लेवल पे आ गया है, जो बहुत सारे पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स के प्राइसेस को, इनपुट प्राइसेस को कम करेगा। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है दिसंबर क्वार्टर ऑनवर्ड अर्निंग्स काफी बेहतर होने चाहिए, और जिसका रिफ्लेक्शन हमें इन ब्रोकर्स के रिपोर्ट्स में मिल रहा है। और ये ब्रोकर्स का रिपोर्ट केवल आने वाले क्वार्टर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आप ये सितंबर क्वार्टर का अर्निंग्स भी देखें तो निफ्टी का अर्निंग्स लगभग 9% का अर्निंग्स ग्रोथ दिखाया, जो कि अपेक्षा से बेहतर था। और अगर मैं ये मेटल्स और कुछ ऑयल एंड गैस कंपनियों की अगर मैं अर्निंग्स को हटाता हूं तो भी अर्निंग्स ग्रोथ का डबल डिजिट कंसिस्टेंटली रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया इंक्स के कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ है वो काफी बेहतर रहे हैं। और आने करूंगा 2